Assalamualaikum, dear students. Today we will discuss class 8th subject political science. Lesson is why do we need parliament? In this chapter we will discuss about why do we need parliament, houses of parliament, means Lok Sabha and Rajya Sabha, members of parliament and the role of parliament. Dear students, let's start. In this chapter, we will try to see how the Parliament enables citizens of India to participate in decision making and control the government. Dear students, पार्लियामेंट क्यों चाहिए, हमें पार्लियामेंट क्यों चाहिए, एक कंट्री को पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों होती है। पार्लियामेंट जो है ये डेमोक्रेसी को सेटअप करता है, पार्लियामेंट जो है ये डेमोक्रेसी को सेटअप करता है, पार्लियामेंट बेस्ट एक्सप्रेस करता है, जो भी डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स होती है वो पार्लियामेंट एक्सप्रेस करता है। कैसे एक्सप्रेस करता है कि जो पार्लियामेंट है ये हर एक सिटीज़न को हेल्प करता है कि हर एक सिटीज़न पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग में, सिटीज़न डिसाइड करे, वो पार्टिसिपेट करे वोट डाल के, ताकि अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करे। इस चीज़ को कौन हेल्प करता है, इस चीज़ को पार्लियामेंट हेल्प करता है। जो पार्लियामेंट है इट आल्सो कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट जो है ये गवर्नमेंट को कंट्रोल भी करता है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को कंट्रोल में नहीं रखा जाएगा तो गवर्नमेंट पावर का मिसयूज़ कर सकती है। इसलिए पार्लियामेंट जो इट आल्सो कंट्रोल्स द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट जो है ये इम्पॉर्टेंट सिंबल है डेमोक्रेसी का। वाई शुड पीपल डिसाइड, डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें हम पढ़ेंगे लोग हैं वो क्यों डिसाइड करते हैं, लोग क्यों डिसाइड करते हैं, लोग किस तरह डिसीजन लेते हैं, लोग किस तरह डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के पास इतने राइट्स क्यों हैं, लोगों के बेसिक नीड्स को क्यों इम्पोर्टेंस दी जाती है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। इंडिया जो है ये इंडिपेंडेंट हुआ, ये आज़ाद हुआ 1947 में। ये स्ट्रगल जो थी ये लंबी लड़ाई थी और मुश्किल लड़ाई थी। पहला रिवोल्ट जो था वो 1857 में हुआ और 1947 तक रहा। आफ्टर 90 ईयर्स इंडिया गॉट फ्रीडम। जो पहला रिवोल्ट था वो 1857 में हुआ। फ्रॉम 1857 टू 1947 जो स्ट्रगल थी वो कंटिन्यू रही। आफ्टर 90 ईयर्स इंडिया गॉट फ्रीडम। 90 ईयर्स के बाद इंडिया को आज़ादी मिली। मेनी सेक्शंस ऑफ पीपल participate, many sections of society participate, they were inspired by the ideas। जो सभी सेक्शंस के लोगों ने पार्टिसिपेट किया स्ट्रगल में, जो नेशनलिस्ट थे जब वो लड़ाई के लिए लड़ रही थे, और they were inspired by these ideas, वो इन आइडियाज़ से मुतासिर हुए। आइडियाज़ क्या क्या थे, आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, वो इन आइडियाज़ से मुतासिर हुए। अब डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि इन आइडियाज़ से वो क्यों इंस्पायर हुए, जो ये नेशनलिस्ट थे जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे वो इन आइडियाज़ से क्यों मुतासिर हुए, वो क्यों इंस्पायर हुए। अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस की बात करें तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे फ्रीडम नहीं थी, तो ना इक्वलिटी थी। नेशनलिस्ट के माइंड में ये आया, नेशनलिस्ट के माइंड में ये था कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो इन तीनों आइडियाज़ को अडॉप्ट किया जाएगा। जो ये आइडियाज़ थे, 3 आइडियाज़ थे, नेशनलिस्ट के माइंड में ये आया कि हम इन तीनों आइडियाज़ को अडॉप्ट करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस। अंडर कॉलोनियल रूल पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ये कॉलोनियल रूल था, अब कॉलोनियल रूल का मतलब ये है कि जो इंडिया का जो हिस्सा था, जो इंडिया का पार्ट था ब्रिटिशर्स के अंडर था, इन हर हिस्सों को ब्रिटिश अपने मुल्क की तरह ट्रीट कर रहा था, जैसे उनके मुल्क का अपने मुल्क का पार्ट है। जो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज थे, रॉ प्रोडक्ट्स थे, इनको सस्ते दामों में ब्रिटिशर्स खरीदते थे और अपने मुल्क में इनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बनाकर अदर कंट्रीज़ में भेजा करते थे। अबाउट 60 to 70% वर्ल्ड इकॉनमी इंडियन पार्टिसिपेशन, जो वर्ल्ड की इकॉनमी थी उस टाइम 60 to 70% पार्टिसिपेशन इंडिया की थी। लेकिन बट ब्रिटिशर्स यूटिलाइज कौन करता था, ब्रिटिशर यूटिलाइज करते थे अपने फ़ायदे के लिए। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर से यहाँ के लोग रहते थे, जो यहाँ के लोग थे वो ब्रिटिशर के डर से यहाँ रहते
थे, रूल्स लोगों को पसंद आए या ना आए, मगर फिर भी उनको हर एक डिसीजन मानना था। अगर लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा होने की कोशिश करते थे तो उनको ग्रेव डेंजर का सामना करना पड़ता था। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता था या क्रिटिसाइज करता तो बिना पूछे उनको जेल में बंद किया जाता था। इन लोगों के पास राइट्स नहीं थे कि वो क्रिटिसाइज करे ब्रिटिश को, लोगों को हर रूल्स और रेगुलेशन मानना पड़ता था। लेकिन आफ्टर सम टाइम फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, फ्रीडम मूवमेंट आया, उसने इस सिचुएशन को पूरा चेंज किया। फ्रीडम मूवमेंट जो है उसको, फ्रीडम मूवमेंट आया, उसने सिचुएशन को चेंज किया। फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, फिर फ्रीडम मूवमेंट आया, उसने चेंज को सिचुएशन किया। अब जो लोग थे वो ओपनली क्रिटिसाइज कर पा रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, वो ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे। तो अगर नेशनलिस्ट को फैसला पसंद नहीं आता था, जो नेशनलिस्ट थे, तो वो ओपनली क्रिटिसाइज करने लगे। अब एज फॉर बैक 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड that there be elected representatives that there be elected representatives in the legislature. अब जो ये नेशनलिस्ट थे उन्होंने डिमांड की कि नेशनलिस्ट ने डिमांड की कि डिमांड्स क्या थी कि जैसे 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी, जो इंडिपेंडेंस से पहले ये पार्टी बनी है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये 1885 में फाउंड हुई, बिफोर इंडिपेंडेंस में ये पार्टी बनी है। उन्होंने डिमांड की कि लेजिस्लेचर में हमारे मेंबर्स होने चाहिए, इनके पास पावर होना चाहिए कि ये बजट पर डिस्कस कर सके, क्वेश्चंस पूछ सके। ब्रिटिशर्स ने इनकी डिमांड को एग्री किया, मगर कुछ कंडीशंस रखे। अब गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट आया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या था? 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये एक्ट क्या था? ये एक्ट में ये था कि कुछ ही लोगों को राइट दिया गया था कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके, वो वोट डाल सके। राइट इनको दिया गया था कि जो इंडियन एजुकेटेड थे या जिनके पास प्रॉपर्टी थी वही वोट डाल सकते थे, उन्हीं को राइट था वोट देने का। जो 18 या 18 से ज़्यादा सिटीजन्स थे उनको वोट देने का हक कोई नहीं था। सिर्फ एजुकेटेड इंडियंस को वोट देने का हक था और जिनके पास प्रॉपर्टी थी। अब दे डिडंट अलाउ फॉर ऑल एडल्ट्स टू वोट, नॉट फॉर पीपल पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो एडल्ट्स थे 18 ईयर्स के या 18 से अब उनको वोट देने का कोई हक नहीं था। द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल, ये जो एक्सपीरियंस थी और पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, ये जो दो एक्सपीरियंसेस थी, कॉलोनियल रूल और पार्टिसिपेशन एक्सपीरियंस इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट्स दैट ऑल पर्सन्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब ये दो एक्सपीरियंसेस थी, कॉलोनियल रूल एंड पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल, ये जो दो एक्सपीरियंसेस थी, इन दोनों एक्सपीरियंस से नेशनलिस्ट के माइंड में ये आ गया था कि जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो इसके बाद इंडिया में जो रहने वाले हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में। जब हमें आज़ादी मिलने वाली थी, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, कि नेशनलिस्ट ने बोला कि हम इसका मतलब कि हम एक आज़ाद मुल्क के पार्ट होने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं था कि वी आर गोइंग टू, दैट डजंट मीन दैट गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट पर भी कंट्रोल ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट जो चाहे कर सकता, नहीं, गवर्नमेंट पर भी कंट्रोल ज़रूरी। इसलिए हमने पार्लियामेंट का रोल पढ़ा। पार्लियामेंट जो है ये कंट्रोल करता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट लोगों की जो नीड्स है इस पर ध्यान रखते हैं, इमोशंस का ध्यान रखना होता है, जो ध्यान ब्रिटिशर्स के टाइम नहीं था। एंड पार्लियामेंट कंट्रोल्स द गवर्नमेंट, आल्सो कंट्रोल्स द गवर्नमेंट। व्हेन इंडिया बिकेन, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया और कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत सारे राइट्स थे, जैसे राइट टू इक्वलिटी था, बहुत सारे राइट टू वोट था, फ्रीडम था। तो और एक राइट ये भी था कॉन्स्टिट्यूशन में कि अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जो 18 से अबो सिटीजन से वोट डाल सकते हैं और अपनी मर्जी से गवर्नमेंट चुन सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, लोग और लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स। जो मेन समरी है डेमोक्रेसी की वो इंडियन आइडिया ऑफ कंसेंट है। मेन समरी ऑफ डेमोक्रेसी इज आइडिया ऑफ कंसेंट। जो डेमोक्रेसी का मेन कंसेंट है वो
डेमोक्रेसी ऑफ नहीं डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि द अबोव फोटो शोज है वोटर रीडिंग इंस्ट्रक्शंस हाउ टू यूज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉशिंग मशीन वायर यूज थ्रू आउट द कंट्री फॉर द फर्स्ट 2004 द यूज़ ऑफ ईवीएम्स 2004 अराउंड द ट्रीज व्हिच हैड ये आप देखिएगा कि जो पहली बार ईवीएम मशीन यूज़ की गई है 2004 में यूज़ की गई है इंडिया में, मगर पहली बार ये आप याद रखिएगा, पहली बार 1982 में केरला में यूज़ की गई थी, मगर पूरे इंडिया में 2004 में यूज़ की गई। 2004 में लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रीज़ को बचाया गया जो पेपर यूज़ किया जाता था पेपर ब्लड बनाने में, और एनवायरनमेंट को भी बचाया गया। तो आप याद रखिएगा कि पहली बार ईवीएम मशीन 2004 में पूरे इंडिया में यूज़ हुई, और केरला में पहली बार 1982 में ओनली केरला में यूज़ हुई, पूरे इंडिया में 2004 में यूज़ की गई। तो थैंक्स डियर स्टूडेंट्स।